नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों, आज मैं लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 9th लेके आया हूं और जिसमें हमारा लेक्चर चल रहा था अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है, ये आप इससे अवेयर होंगे, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। देखिए, जब आप बेसिकली हार्वेस्ट करके किसी भी क्रॉप को लाते हैं, चाहे पैडी हो, चाहे राइस हो, चाहे मस्टर्ड हो, कोई भी क्रॉप हो, उसको आप अगर काट के लाते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं? ऐसे फेंक देते हैं? नहीं ना, उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, यानी उसको रखते हैं अपने घर में, प्रॉपरली स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में स्टोर करते हैं और बहुत सारे बैग्स आते हैं उसमें स्टोर करते हैं। और जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है उसको आप बेचते हैं, बेच के मार्केट में जाते हैं, जिससे आपको क्या क्या मिलता है बेटा? पैसे मिलते हैं, क्योंकि किसान जो भी होता है उसके पास यही है, फूड ग्रेन्स है। फूड ग्रेन को ही वो बेचेगा तो उसको क्या मिलती है? मनी, जिससे उसकी लाइफ चलती है। तो ये सारी चीजें, कभी कभार एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, किसान ये सोचता है कि इसको अभी तो दाम कम मिल रहे हैं, मार्केट में जब दाम ज्यादा होगा तब मैं बेचूंगा, तो इसलिए वो जाके सीलोज में, ग्रेनरीज में, या अगर कॉमन वर्ड बोलूं तो आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज में, बेसिकली आपके पोटैटो इन सबों को स्टोर कर दिया जाता है ताकि वहां पे प्रोटेक्ट रहेंगी, प्रिजर्व रहेंगी, और जब मार्केट में अच्छा दाम अवेलेबल होता है तो वहां से वो ले आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बेटा? मार्केट में बेचते हैं। तो देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टोरेज, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम स्टोर करते हैं, किस तरह से हम लोग इंसेक्ट्स। अब देखिए, आप अपने घर में ही रखोगे, कहीं पे आप स्टोर कर दीजिए, किसी भी चावल गेहूं को, किसी को भी कर दीजिए, तो बेटा जी देखोगे उसके आसपास में अपने आप रोडेंट्स यानी कि रैट, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और ये लगते हैं तो काफी डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे फूड को। तो यही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, जनरली जो मैंने यहाँ पहला पॉइंट बताया है कि जब आप काट के लाओगे किसी भी क्रॉप को, हार्वेस्ट करके लाओगे, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो स्टोर करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉइस्चर जिसमें ज्यादा होगा उसके अंदर में बहुत जल्दी डेवलप होते हैं माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट। ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर ज्यादा, जैसे मान लो अभी बरसात का समय चल रहा है, कभी आप भीग जाइए, भीगेंगे, उसके बाद आप कपड़ा वही ले आके ऐसे बिना साफ किए ही वैसे ही छोड़ दीजिए, अगले दिन ये कपड़ा महकना लगता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो इसी तरह से हमारा जो क्रॉप्स है उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, तो देखा होगा कि काफी इंसेक्ट भी डेवलप हो जाती हैं। तो उसी तरह मक्खियां, देखो जो कभी कपड़ा आप ले आओ बरसात में भीगा, वो वैसे ही छोड़ दो, उसके ऊपर काफी मक्खियां लगती हैं। तो ऑब्वियसली उसी तरह से हमारे जो क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, उनके अंदर में भी आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चर ज्यादा होगा, वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ध्यान रखिए, एम फॉर मॉइस्चर, ध्यान रखिए, मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा वो फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ध्यान दीजिएगा, तो अगर कहीं पे भी मॉइस्चर ज्यादा है तो माइक्रोब ज्यादा डेवलप होंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, सुनिएगा, सबसे पहले जब आप फूड को, जो हार्वेस्टेड फूड है, फूड ग्रेन्स है, उसको लेके आते हैं तो सबसे पहले उसको ड्राई किया जाता है सनलाइट में प्रॉपरली, फिर उसको साइडों में रखा जाता है, और बाद में जब वो पूरी अच्छी तरह से क्या हो जाता है बेटा? सूख जाता है, सारा जो वाटर कंटेंट्स रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाता है, उसके बाद ही उसको स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के लिए बेसिकली दो जगह हम लोग जाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कहीं नहीं भी दे रखा होगा, सिलोज, जो लार्ज सिलेंड्रिकल बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसके अंदर में हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, या फिर गोडाउन्स, गोडाउन्स का मतलब या वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, बेसिकली ये जो मैंने बोला आपका कोल्ड स्टोरेज और ये सारी चीजें एक वेयर हाउस ही होती हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो देखेंगे, हार्वेस्टेड फूड क्रॉप्स कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, यानी कि अगर मॉइस्चर है तो स्टोर नहीं कर सकते हैं। द एक्सेस मॉइस्चर, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है,
इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन सन। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करो बेटा, पहले देखा होगा सन में उसको क्या किया जाता है, अच्छी तरह से सुखा दिया जाएगा। दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेन्स फ्रॉम गेटिंग स्प्लिट बाय माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि बेटा जी मॉइस्चर, अभी मैंने ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा तो माइक्रोब्स का डेवलपमेंट ज्यादा, तो ना रहेगा मॉइस्चर ना रहेगा माइक्रोब, तो मॉइस्चर को खत्म कर दो, सन के प्रेजेंस में पूरी फूड ग्रेन्स को रख दो, मॉइस्चर खत्म, तो माइक्रोब्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही नील और जीरो। ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है किसमें बेटा जी, ये कुछ कंटेनर है दैट इज कॉल्ड एज द सिलोज, एंड दूसरा है बेटा ग्रेनरीज एंड वेयर हाउस। तो हम पहला देखेंगे ग्रेनरी और वेयर हाउस। उससे पहले मैं अपने घर के बारे में बताना चाहता हूँ। आप भी, आपके घर पे भी अगर फूड ग्रेन्स होते होंगे, चावल दाल कुछ भी होता होगा, तो बेसिकली कौन से बैग में देखा होगा उसको, ये खाद वाली बोरी में नहीं स्टोर करते हैं। जनरली हम लोग जब स्टोर करते हैं तो किसमें करते हैं, जूट बैग्स में, यानी पटुआ जूट मीन्स पटुआ होता है, तो जूट का जो बैग होता है उसमें हम लोग उसको स्टोर करते हैं, यानी कि उसके अंदर में भरते हैं, और भर के आप अपने घर पे भी रखोगे, घर पे भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे से 2-3 ईंट लगाते हैं और उस ईंट के ऊपर एक वुडन कोई भी लकड़ी का बड़ी एक लकड़ी रख देते हैं, और उसके ऊपर आप अपने फूड ग्रेन्स को, यानी कि जो बोरी जो आपने जूट बैग्स रखा उसको स्टोर करते हैं। बेसिकली ध्यान क्या रखा जाता है कि ये जो जूट बैग्स स्टोर हम कर रहे हैं ये वॉल से लगे हुए ना हो। किससे ना लगे हुए, वॉल से, क्योंकि बेटा देखिए बरसात होगी तो देखा होगा आपके घर में, हमारे घर में भी देखा होगा, सबके घर में होता है, वो जो दरवाजा आसानी से बंद हो रहा होता है, लेकिन बरसात के समय में दरवाजा थोड़ा भारी भरकम हो जाता है और वो जल्दी बंद नहीं होता, कुछ डिफिकल्टीज भी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो जुड़ा हुआ है दीवार से, जब छत पे पानी होगा तो साइड से क्या होगा बेटा, मॉइस्चर, यानी कि वो ईंट ही है, ईंट जो होंगी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, इससे किसको मिलती है, दीवार को भी मॉइस्चर मिलेगी। अगर आपने अपना बोरी, यानी जो बोरी है उसको दीवार से सटा के रख दिया तो क्या होगा बेटा जी, मॉइस्चर तो पहुंच जाएगा ना उसके अंदर में, और जब मॉइस्चर पहुंच जाएगा तो माइक्रोब्स भी पहुंच जाएंगे कि नहीं, उनकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जब हम जूट बैग्स में, जब हम बात करेंगे ग्रेनरीज की और या फिर गोडाउन्स की या फिर वेयर हाउस इसको बोलते हैं, तो गोदाम में जनरली उसको स्टोर करने से पहले हम लोग पूरे फूड ग्रेन्स को किस में रखते हैं, जूट बैग में, फिर उसको गोडाउन्स में ले जाते हैं। लेकिन गोडाउन्स में ले जाने के लिए कंडीशन है, ये जैसे अगर वॉल है, ठीक है, मान लीजिए वॉल है, तो वॉल से कितना दूर, 70 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं पे आप बोरी रखोगे। जैसे मान लो ये बोरी है, और ये जो नीचे देखिए ये है आपका अर्थ, यानी ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना एबव रखेंगे, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। और ये कौन से ब्लॉक होगा बेटा, किसी लकड़ी के ऊपर रखेंगे, वुडन ब्लॉक पे रखेंगे। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है आपके ग्रेनरीज में या गोडाउन्स में। क्या किया गया, पहले फूड ग्रेन्स को डाला गया किसमें, जूट बैग्स में, ध्यान रखिएगा जूट बैग्स में, या उसको गनी बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोरी को क्या किया जाता है, वॉल से 70 सेंटीमीटर दूर और ग्राउंड से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर किस ब्लॉक पे, वुडन ब्लॉक पे रखते जाते हैं, और इसकी स्टैकिंग की करते रहते हैं। स्टैकिंग का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए इस तरह से बोरी नहीं रखी, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी बोरी रख सकते हैं, बोरी के ऊपर बोरी, अरे बोरी के ऊपर बोरी, बहुत सारी बोरी, यानी बैग्स, बहुत सारे बैग, ये बैग नंबर 1 2 3 4, तो इस तरह से स्टोर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाओगे, इसको बोला जाता है बेटा स्टैकिंग। क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। तो देखेंगे, और जनरली अगर देखेंगे बेसिकली ग्रेनरीज के आसपास में भी बहुत सारे माइट्स जो है वो घूमते रहते हैं, रोडेंट्स और माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए बार बार वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करते रहते हैं ताकि वहां पे कोई पेस्ट डेवलप ना हो पाए। सो देखिएगा, ग्रेनरीज एंड वेयर हाउस,
गनी बैग्स और जूट बैग्स दे आर फिल्ड विद द ग्रेन्स एंड स्टैक्ड, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे बोरी को, इन लार्ज गोडाउन जिसको हम लोग ग्रेनरीज बोलते हैं, ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे, वुडन ब्लॉक और वुडन प्लेटफॉर्म, दे आर स्टोर्ड अबाउट 10 से 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड एंड 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, किस लिए, सो दैट इट वुड नॉट गेट मॉइस्चर, उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा क्या होगा बेटा जी, तुरंत वहां पे किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस गोडाउन्स आर मेड फ्री ऑफ माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्प्रे किया जाता है क्या बेटा, पेस्टिसाइड, नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर हम जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट सिलोज, तो सिलोज को पढ़ेंगे। चलिए, जो दूसरा है जहां पे हम लोग स्टोर करते हैं अपने किसको, अपने फूड ग्रेन्स को, दैट इज कॉल्ड एज सिलोज। देखिए ये सिलोज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े लार्ज कंटेनर होते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, जिनके अंदर में हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क में, यानी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो ग्रेनरी जो अगर हम बात करें स्पेशली ये कहाँ पे सिलोज बनाए जाते हैं, तो हमारा एक विभाग है दैट इज कॉल्ड एज द एफसीआई विभाग, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के जितने भी जगह आती हैं एफसीआई की, वहां पे स्टोर किया जाता है पूरे फूड ग्रेन्स को इन सिलोज। तो ये बेसिकली होता कैसा है बेटा, लार्ज कंटेनर होगा कुछ इस तरह का, लार्ज सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, बहुत बड़ा होगा, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो और यहां पे हमेशा एफसीआई का जितना भी सिलोज होते हैं वहां पे बहुत ही आसानी से और बहुत बार इंस्पेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है। यानी कि हम देखेंगे फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है। फ्यूमिगेशन का मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं जिनको इसके अंदर से पास आउट कराया जाता है। अब ये जो वोलेटाइल जो भी केमिकल्स होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो डेवलप हुए हैं आपके फूड ग्रेन्स के अंदर वो क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। जो इंसेक्ट पेस्ट वो उनको मारने का काम करेगा। फिर और पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। सिलोज आर टॉल सिलेंड्रिकल, टॉल है बहुत बड़ा होगा, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स फॉर बल्क, बल्क मतलब बहुत ही ज्यादा, बल्क मतलब बहुत ही ज्यादा, बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्पेशली मैंने बोला कहां पे सिलोज का इस्तेमाल किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशली यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। तो एफसीआई डिपार्टमेंट में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। और जो ग्रेन सिलोज होते हैं वहां पे आसानी से इंस्पेक्शन किया जाता है, बार बार इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहीं कोई चूहा तो नहीं डेवलप हो, कहीं कोई माइक्रोब्स तो नहीं डेवलप हो गया, कहीं कोई माइट्स तो डेवलप नहीं हो गया, कहीं कोई इंसेक्ट्स तो डेवलप नहीं हो गया। तो बार बार इंस्पेक्शन किया जाता है, फ्यूमिगेशन भी किया जाता है, केमिकल्स जो बेसिकली किल करते हैं इन इंसेक्ट्स और पेस्ट को ये भी बार बार डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।
और टेम्परेचर का भी स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है। सो बेसिकली जब हम स्टोर करते हैं तो वहां पे लो टेम्परेचर रखते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा गर्मी के सीजन में, जैसे मम्मी कभी आटा गूंथती हैं, आटा कुछ एक्स्ट्रा बच गया, मान लीजिए कोई, जैसे मैंने रोटी नहीं खाई, मेरा जो आटा इतना सा बच गया, तो गर्मी में जो आटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उस आटे को स्टोर किया जाता है। कहाँ बेटा जी? बेसिकली अगर देखा होगा तो फ्रिज में रख देती हैं और वही आटा फिर सुबह में यूज किया जाता है। तो जनरली जहां स्टोरेज होता है वहां टेम्परेचर लो ही होता है। सो लिखिएगा, ग्रेन सिलोज फैसिलिटेट, यहां पे किस चीज की सुविधा होती है? इजी इंस्पेक्शन, जहां पे बार बार देखरेख होती है, कॉमा फ्यूमिगेशन, हम देखेंगे फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, कॉमा प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, यानी कि पेस्टिसाइड का भी छिड़काव करते हैं जिससे पेस्ट मर जाते हैं, एंड टेम्परेचर कंट्रोल, और यहां पे टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारी जो फूड ग्रेन्स है वो बची रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, जब हम नेक्स्ट एक टर्म है, ये रिलेटेड नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक बार मैं देख रहा था तो किसी की बुक में 8th और 9th की बुक में एक चीज लिखी हुई थी, बफर स्टॉक, पूछ लिया जाता है बफर स्टॉक। तो इसको नोट में डाल के लिखेंगे, 100 रुपए 200 रुपए की नोट कितने भी लगाइए, आपकी मर्जी है, नोट लगा लीजिएगा। सुनिएगा, देखिए जनरली आपके घर में, मेरे घर में भी, सबके जो भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए जितना अमाउंट में चाहिए, जितना मेरे परिवार के लिए सफिशिएंट है उतना तो मेरे पास रहता ही है फूड ग्रेन्स, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स हम स्टोर करते हैं। भैया ये तो मुझे नहीं मालूम है ना कि अगले साल मौसम कैसा होगा, हो सकता है अगले साल सूखा पड़ गया, जो मेरी फूड ग्रेन्स है वो फेल हो गई, या फिर वहां एकदम अकाल सा आ गया, तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा बेटा। तो इसलिए किया क्या जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, नेक्स्ट सीजन में मेरा क्रॉप फेल हो जाए, तो उस समय मैं क्या कर सकूं, जो एक्स्ट्रा मैंने रखा था उसको खा सकूं और जिंदा रह सकूं। दैट एक्स्ट्रा स्टॉक इज नोन एज बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? बफर स्टॉक। जो एक्स्ट्रा हमने बचा के रखा था ताकि कभी हो सकता है कि अगले साल क्रॉप फेलियर हो जाए, हो सकता है सूखा पड़ जाए, तो बेटा जी उस जो बचा हुआ खाना है उसको खा के मैं जिंदा रह सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक। सो लिखिएगा, एक्स्ट्रा स्टॉक of food grains which is always maintained, हमेशा रखते हैं, which is always maintained so that grains are अवेलेबल रहे इन प्लेंटी, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, प्लेंटी का मतलब ज्यादा अमाउंट में, इवन इफ देयर इज शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। शॉर्टफॉल का मतलब बेटा जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी वो बहुत ही कम हुई है, तो उसी के लिए बोल रहे हैं शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन इन अ ईयर, किसी एक साल में, पार्टिकुलरली ड्यू टू, हो सकता है अगले साल मानसून ही ना हो, मानसून फेलियर,
ओके। और क्रॉप फेलियर, हो सकता है आपका क्रॉप जो है, आप सीड लेके आए थे, वो खराब सीड दे दिया दुकान वाले ने, क्रॉप पूरी खराब हो गई, कॉल्ड एज बफर स्टॉक, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी बफर स्टॉक। यानी जो एक्स्ट्रा स्टॉक हम लोग बचा के रखते हैं ताकि जब हमारे पास ना हो उस समय हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके, यूज कर सके, वही स्टॉक कहलाता है बेटा जी बफर स्टॉक। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है बेटा जी, देखिए जनरली जब काट के लाया जाता है, हार्वेस्ट करके जब आप लाते हो किसी भी फूड ग्रेन्स को, तो कुछ जो होता है फूड ग्रेन, जब आप उसको उठा रहे होते हो तो कुछ जो होता है उसका ऊपर वाला पार्ट जिसमें आपका सीड जुड़ा होता है, यानी कि जो ग्रेन्स जुड़े होते हैं, वो टूट टूट के नीचे गिर जाता है। देखते हो बहुत सारे डेलिकेट होते हैं और बोझा जब बांधते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे लॉस हो जाती है। तो यानी कि जो लॉस होता है हार्वेस्ट के बाद में, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्या बोलते हैं? पोस्ट, यानी कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको जब उस हम लोग इकट्ठा करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें टूट के खेत में ही गिर जाती हैं, तो वो स्टॉक जो होता है वो तो कम हो गया ना, यानी जो पार्ट था वो वहीं रह गया। तो बेटा जी जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है हार्वेस्ट लॉस। हार्वेस्ट के बाद में जब हम लोग उसको स्टोर करते हैं, उस स्टोर करते हैं उसमें भी लॉस है बेटा। एक तो हार्वेस्ट के समय पे भी लॉस हो गया। अब क्या हो गया कि जब आप उसको घर में लेके आते हो तो बेटा जी वहां पे भी खतरा होता है कि उसके अंदर में कीड़े ना लग जाएं, उसके अंदर में और या आसपास में जहां मैंने बोरी रखी है वहां रैट्स आ जाएं और रैट्स या रोडेंट्स जिसको बोलते हैं वो खा के खत्म कर दें, तो बहुत सारा खतरा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज लॉस। क्या बोलते हैं? जब आप किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए ले जा रहे हो और आपने स्टोर कर लिया कि अरे अब तो अच्छा है घर में आ गया, लेकिन वहां पे भी कुछ इंसेक्ट्स, कुछ आपके माइट्स, ये सारे डेवलप हो जाते हैं, कुछ रैट जनरली आपके फूड ग्रेन्स को खाने लगते हैं। तो ये क्या होगा बेटा? स्टोरेज लॉस है। आपने स्टोर तो किया लेकिन वहां पे आपको मिला ही नहीं। 100 किलो किया, 10 किलो खा गए, मान लीजिए रैट और रोडेंट्स खा गए, तो हुआ क्या? कितना बचा? 90 किलो। तो 10 किलो का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते हैं बेटा स्टोरेज लॉस। क्या बोलते हैं? स्टोरेज लॉस के लिए दो फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ तो लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बोला इंसेक्ट्स हो गया, पेस्ट या माइक्रोब्स या रोडेंट्स, रैट, ये तो लिविंग होते हैं जो इसको खा जाते हैं। कुछ जो होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर किया लेकिन टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है, टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाए, हो सकता है हाई टेम्परेचर हो गया तो बेटा पूरा क्रॉप ही क्या हो गया, जो फूड ग्रेन आपने रखा था सड़ गया, खराब हो गया। या फिर मॉइस्चर, आपने क्या किया, चालाकी नहीं की और उसको रख दिया कहाँ पे बेटा? दीवार से एकदम सटा के रख दिया, सटा के रख दिया, बारिश हुई, सारा मॉइस्चर चला गया उसके अंदर में, आहा मॉइस्चर गया, पूरा फूड क्रॉप्स क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। तो कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरेज लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखते हैं, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई, कैन बी वेरी हाई। यानी स्टोरेज लॉस जो होता है एग्रीकल्चर में वो बहुत ही हाई होता है। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस, ऐसे लॉसेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो दो फैक्टर्स होंगे, एक में हम ए देखेंगे, दूसरे में हम बी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कुछ जो होते हैं लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो आपका फूड स्टोर है उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो पहला होगा बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स या इन्हीं को हम लोग बोलेंगे लिविंग फैक्टर्स, यानी हमारी जो फूड ग्रेन को जो मैंने स्टोर किया है उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहा है, चट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल बेटा जी कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इंसेक्ट, ये भी लिविंग है, ये भी हमारे फूड ग्रेन्स को खा जाएगा, खराब करेगा। इंसेक्ट के बाद रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब होता है रैट, रैट मतलब वही चूहा हुआ की बात हो रही है। फिर माइट्स की बात हो रही है, माइट्स यानी माइट्स का मतलब आप लोग घुन, घुन जानते होंगे, इनको हिंदी में घुन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें फंजाई, ये भी लिविंग है, इसकी वजह से भी हमारी जो स्टोरेज फूड है वो डैमेज हो सकता है। कॉमा बैक्टीरिया, ये सारी चीजें जो लिविंग चीजें हैं जो आपके स्टोर्ड यानी कि जो क्रॉप आपने स्टोर किया है, फूड ग्रेन जो स्टोर किया है वो उनको खत्म करते हैं, छट करते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये जो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा फैक्टर, दैट आर दे आर लिविंग, सो दे आर नोन एज द बायोटिक फैक्टर्स दैट लीड टू द डैमेज ऑफ द व्हाट स्टोरेज क्रॉप्स या स्टोरेज फूड ग्रेन्स। ओके, अबायोटिक फैक्टर्स, सेकेंड वाला जो हमने बोला अबायोटिक फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैंने दो ही बोला, इन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर यानी आपने प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया है। जनरली मैंने बताया है कि जब क्रॉप को स्टोर किया जाता है तो लो टेम्परेचर दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने हाई दे दिया तो क्या होगा, या हाई हो गया, आपने वहां पे लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो क्रॉप फूड ग्रेन्स क्या हो जाएगा, क्रॉप खराब हो जाएगा। तो दो चीजें हो जाएंगी, इन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, आपके जो फूड क्रॉप जो आपने स्टोर की है उसको क्या कर देंगे बेटा जी, खराब कर देंगे। क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाएगी, जो आपने फूड ग्रेन्स को स्टोर किया उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो ये लिखिएगा, दिस फैक्टर्स causes क्वालिटी डिग्रेडेशन, यानी आपके जो फूड ग्रेन्स की होगी वो क्वालिटी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब बताइए, जब आप खराब फूड ग्रेन ले जाके मार्केट में बेचेंगे, कोई खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। सबको भैया जब वो पैसा दे रहा है तो अच्छा अनाज ढूंढेगा ना, तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिटी खराब हो गई, अब बेचने लायक बचा नहीं, हो सकता है क्वालिटी डिग्रेडेशन हो गया, लॉस इन वेट। अब क्या करते हैं, जब ये धीरे धीरे इंसेक्ट लगेंगे तो धीरे धीरे आपके फूड ग्रेन्स को अंदर से खोखला करते जाते हैं। जब सारा अंदर का चीज खा जाएंगे तो वेट क्या हो जाएगा, खत्म ही होगा ना। सो लॉस इन वेट, आपने रखा था 1 क्विंटल, जब 1 महीने बाद देखोगे सारा तो बेटा 70 किलो आ गया। कैसे हुआ, वेट का लॉस कैसे हुआ, क्योंकि आपकी फूड ग्रेन्स के अंदर में इंसेक्ट्स, रोडेंट, माइट्स, ये सारी चीजें लग गई हैं। ठीक, सो लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, पुअर जर्मिनेबिलिटी। देखो, जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा फूड ग्रेन्स को हम लोग छिड़काव करते हैं। बेसिकली ये सीड होते हैं, सीड के अंदर में से प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं। यानी बेटा जी अगर आपका सीड ही खराब हो गया, आप उसको ले जाके खेत में फेंकोगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका अल्टीमेटली नेक्स्ट क्रॉप फेल हो जाएगा। सो पुअर जर्मिनेबिलिटी यानी कि वो सीड खराब हो चुका है, वहां से कोई भी नया प्लांट जर्मिनेट होकर बाहर नहीं आएगा। पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन, और भैया हो सकता है कि कलर भी क्या हो जाए बेटा जी, चेंज हो जाए। किसका, आपके प्रोड्यूस का, आपके फूड ग्रेन्स का। तो जो भी बनिया आता है ना तो अच्छे से परख के देखता है कि कलर कैसा है। भाई साहब ये तो कलर खराब हो गया है इसको, तो क्या होगा बेटा, ये सारे फैक्टर्स मिलके लीड टू द पुअर मार्केटेबिलिटी, यानी कि मार्केट में जब ये जाएगा तो अच्छे दाम पे नहीं बिकेगा। सो all leading to
पुअर मार्केटेबिलिटी, यानी बेटा जी ये मार्केट में जाएगा तो मार्केट में इसको अच्छा भाव नहीं मिलेगा। नोट डाउन करेंगे, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। चलिए अब ये तो हो गया बेटा प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आप अपने क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स को बचा सकते हैं, जो स्टोरेज क्रॉप्स हैं उसको आप लोग कैसे बचा सकते हैं। कुछ मेथड्स देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, हाउ फूड ग्रेन्स, और सिंपली हम लिख लेते हैं स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, स्टोर्ड फूड ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड, कैन बी प्रिजर्व यानी बचाया जा सकता है, फ्रॉम अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। किस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स से। तो सिंपल चीजें हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए सबसे पहले जहां पे आप स्टोर कर रहे हो दैट इज ग्रेनरीज, वहां पे सबसे पहले क्या माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, इन सब चीजों से बचाने के लिए हमको वहां पे किस चीज का छिड़काव करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, स्प्रे करना चाहिए कुछ पेस्टिसाइड का बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स। ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले वहां प्रॉपरली अगर हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, इन सब को स्प्रे कर देते हैं, तो वहां ना रहेगा इंसेक्ट, ना रहेगा पेस्ट, ना रहेगा माइक्रोब्स, तो बेटा जी वहां पे क्या होगा, अच्छे से आप स्टोर कर सकते हो। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, द ग्रेनरीज must be made free of microbes, यानी वहां पे कोई माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, कॉमा इंसेक्ट, कॉमा रोडेंट्स, बाय स्प्रेइंग। क्या स्प्रे करेंगे, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का स्प्रे करेंगे। स्पेशली अगर बोले पेस्ट को हटाने के लिए क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, स्पेशली पेस्टिसाइड्स बिफोर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले आपको वहां पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना होगा, जिसकी वजह से वहां पे माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स ये सारे डेवलप ना हो पाए। दूसरी बात है जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन। देखिए यहां पे भी बच्चों आपने बचपन में वैसे आप तो बचपन में ही है, अभी भी 9th क्लास में है तो आप बचपन में ही है, कभी आपको मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ साइनाइड की गोली लाओ, तो लेके आते हो, तुम जाओगे भैया वो गोली दीजिए ना जिसको डालते हैं किसके अंदर में, हम बोरी में डालना है भैया, जिससे हम लोग बचा सकते हैं। किसको बचा सकते हैं, आपके फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए। तो एक कपड़े में या फिर पॉलिथीन में या फिर अगर बोलेंगे बेसिकली पेपर में लपेट के कुछ दवा देता है, सफेद सफेद रहती है गोली, उस सब गोली को ले आके आप क्या करते हो, अपने जो कंटेनर जहां पे आपने स्टोर किया है क्या फूड ग्रेन्स, उसके अंदर में अंदर डाल देते हो। तो होता क्या है, ये बेसिकली बेटा होता क्या है, कुछ जैसे हाइड्रोजन साइनाइड होता है, निकोटीन होता है, बेसिकली ये ही वोलाटाइल, ये बेसिकली अगर बोलेंगे तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में वोलाटाइल होते हैं, यानी वोलाटाइल उनको बोलते हैं जो तुरंत क्या होगा बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, यानी कि गैसियस फॉर्म में। तो जैसे ही आप लाके कहाँ डालोगे, अपने फूड ग्रेन्स के अंदर में, तो ये उसके अंदर से एक फ्यूमिगेशन होगा, यानी कि फ्यूम्स निकलेंगे, यानी कि वेपर निकलेगा, और ये वेपर ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को। तो वहां जो भी माइक्रोब्स और जो भी चीजें ग्रो कर रही होंगी, उनके अंडे, लार्वा वर्वा, वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा जी, खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी ऑर्गेनिज्म के द्वारा चाहिए।
अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो बेटा जी यही किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूमिगेशन, यानी यहाँ पे भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फ्यूमिगेशन विथ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जब फ्यूमिगेशन किया जाता है, केमिकल्स के नाम लिख लेंगे। निकोटीन ये एक फ्यूमिगेंट्स है, फिर आपका हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड भी होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कुछ फ्यूमिगेंट्स हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों जो फ्यूमिगेशन में यूज किए जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। ओके, इनकी गोली हम लोग घर में लाते हैं। ओके, विच आर वोलाटाइल केमिकल्स। ठीक है, वोलाटाइल केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो आसानी से वेपराइज हो जाएंगे वेपर फॉर्म में। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। जनरली अगर वाटर बॉयल होता है वेपर में कब होता है, 100 डिग्री पे, लेकिन ये वोलाटाइल केमिकल्स होते हैं कम टेम्परेचर नॉर्मल, यानी आपके 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में भी ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वोलाटाइल केमिकल्स और विच आर वोलाटाइल गैसेस लिख लीजिएगा, वोलाटाइल गैसेस, volatile gaseous chemicals। okay, that get quickly vaporized, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी से आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। that quickly vaporized and रिजल्टेंट, क्या बोल रहा है, एंड रिजल्टेंट फ्यूम्स, उससे कुछ निकलेगी जो जनरली उससे जो जो आपका ये केमिकल्स है उससे फ्यूम्स, धुआं टाइप का कुछ निकलता है, गैसियस वेपर टाइप का, और बहुत ही गंदी स्मेल होती है। फ्यूम्स किल पेस्ट, ये पेस्ट को क्या करेगा बेटा, मार देगा। यानी पेस्ट की बात करें जैसे इंसेक्ट्स को मार देगा, जैसे अगर बात करें आपके उसको रोडेंट्स को मार देगा, जैसे आपको बात करें माइक्रोब्स को मार देगा। तो इनको ये क्या करेगा बेटा, किल कर देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा फ्यूम्स के माध्यम से। ओके, विदाउट अफेक्टिंग फूड ग्रेन्स, यानी ये फूड ग्रेन्स के अंदर में कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। ये पूरी तरह से जैसे ही आप इन दवाई को डालेंगे आप अपने फूड ग्रेन्स जहां स्टोर किया उसके अंदर में, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूम्स में वेपराइज हो जाएगा, और ये वेपर पूरी तरह से फैलेगा। और ये वेपर एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस होता है फॉर द माइक्रोब्स के लिए, फॉर द इंसेक्ट्स के लिए, फॉर द रोडेंट्स के लिए, और उनको किल करने का काम करेगा, और फूड ग्रेन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो नोट डाउन करेंगे, दिस टू आर द मेथड्स। फिर जैसा कि मैंने बोला कि भैया कभी भी स्टोर करने से पहले, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ड्राइंग करनी चाहिए। तो थर्ड करेंगे हम लोग क्या कर बेटा, प्रॉपर ड्राइंग, अच्छे से सुखाएंगे ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन्स मस्ट बी डन बिफोर स्टोरेज। तो स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा बेटा, ड्राई करना होगा। नोट डाउन करेंगे। चलिए 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट होगा, कभी कभार देखा होगा मम्मी क्या करती हैं, नीम की जो लीफ होती है उसको कहेंगे कि नीम की लीफ ले आओ और उसमें रख देते हो। तो नीम जो होता है एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो भी क्या करता है बेटा, इन माइक्रोब्स को डेवलपमेंट नहीं होने देता है। तो नीम लीव्स आर केप्ट along with ग्रेन्स के साथ में, along with grains to repel pest,
पेस्ट को भगाने के लिए कभी कभार नीम लीव्स को भी मिला के रखा जाता है आपके ग्रेन्स में, ठीक है। अब कभी कभार क्या हुआ, अच्छा सुनिए, अचार देखा, अचार पिकल्स, पिकल्स जब बनाया जाता है तो उसमें लार्ज अमाउंट में क्या ऐड किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, विनेगर तो ऐड किया जाता है मालूम है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल ऐड किया जाता है। ऑयल जो होता है बेटा, ऑयल ऊपर ऊपर की लेयर तक आपका भर दिया जाता है, क्योंकि ऑयल जहां पे रहता है वहां माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो रिपेल करता है। उसी तरह से सिमिलरली अगर मान लीजिए कुछ लेग्यूम क्रॉप्स हैं, जैसे मान लीजिए मटर है, चना है या मस्टर्ड है, तो क्या किया जाता है, इनको जब स्टोर किया जाता है तो स्मॉल अमाउंट में ऑयल उसमें मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पेस्ट का या इंसेक्ट का या माइक्रोब्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, हो पाता है। यानी आपने क्या किया, जो जो भी आपके लेग्यूम क्रॉप्स थे, फॉर एग्जांपल चना हो गया, मटर हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, इनको स्टोर जब किया जाता है, चाहे ग्रेनरी में करो चाहे सिलोज में करो, तो बेसिकली क्या किया जाता है, उसके अंदर में हम लोग मिक्स कर देते हैं कुछ मस्टर्ड ऑयल या कुछ ऑयल ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो फिफ्थ पॉइंट यही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और कुछ मिनरल ऑयल भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल इज एडेड टू ग्रेन्स ऑफ लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं, जो लेग्यूम फूड ग्रेन्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, फॉर एग्जांपल पी, फॉर एग्जांपल ग्राम, ये सब लेग्यूम में आती हैं। टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम, तो वहां पे वो जो पेस्ट होते हैं वो अपने अंडे नहीं दे पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे, तो अगर अंडे होते तो हैच करते तो वहां और पेस्ट से पेस्ट बनते और भी माइक्रोब्स डेवलप होते, तो वो अंडे डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां एग लेइंग नहीं कर सकते वहां पे। टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम लेइंग एग्स एंड टू चेक लार्वल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि कुछ इंसेक्ट्स ने डेवलप कर दिया हो, तो लार्वा, वो लार्वा में भी जो आपका इंसेक्ट या पेस्ट पाया जाएगा या माइक्रोब्स कोई लार्वल स्टेज में भी होगा, उसको भी डैमेज करके खत्म कर देता है। सो स्मॉल अमाउंट में वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल्स होते हैं, जिसको हम लोग ऐड कर देते हैं ग्रेन्स में, जिसकी वजह से, पार्टिकुलर लेग्यूम की बात हो रही है, जिसकी वजह से जो पेस्ट अपना अंडा दे पाता है वो वहां पे नहीं दे पाएगा। अगर मान लो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अंडे पहले वो दे चुका है लार्वल स्टेज में, तो वो लार्वल स्टेज को भी खत्म कर देता है, मार देता है। नोट डाउन करेंगे। आजकल एक बढ़िया सा मेथड है, दैट इज नोन एज द नाइट्रोजन मेथड, ठीक है। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो उसको क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन, यानी बिना सांस लिए वो जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं जरूरी है, क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में, यहां मान लीजिए ये सिलो है, यहाँ पे बहुत सारे माइट्स डेवलप हो गए हैं, यहाँ बहुत सारे रोडेंट्स या बहुत सारे माइक्रोब्स डेवलप हो गए हैं, लिविंग माइक्रोब्स, ये मान लीजिए बहुत सारे फंगाई डेवलप हो गए हैं। तो बेसिकली इनको क्या मिल रहा होगा बेटा, ऑक्सीजन, ओके। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे इन कंटेनर्स में सप्लाई जो होती है, नाइट्रोजन की सप्लाई कर दी जाती है। तो धीरे धीरे नाइट्रोजन पूरी तरह फैल जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, नाइट्रोजन फैल जाएगा, पूरी तरह से नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो बेटा नहीं मिलेगा अगर ऑक्सीजन, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस मेथड को बोला जाता है नाइट्रोजन गैस मेथड टू प्रिवेंट, ये नया मेथड है, सो लिख लीजिएगा। सिक्स्थ वन, नाइट्रोजन गैस इज circulated
सिलोज की बात करें, किसमें, सिलोज में, इज सर्कुलेटेड थ्रू ग्रेन पाइल्स। ग्रेन पाइल्स का अगर बात करें तो ग्रेन पाइल जहां ढेर है, ग्रेन्स का ढेर है, वो पाइल्स मत समझ लेना, ठीक है। ग्रेन पाइल्स इन सिलोज, पाइल्स एक बीमारी भी होती है ना, बवासीर जिसको कहते हैं, वो नहीं है। ग्रेन पाइल्स इन सिलोज, इट रिप्लेस, ये किसको रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन गैस को। इट रिप्लेसेस एयर और ऑक्सीजन इन द सिलोज। क्यों, क्योंकि आप बाहर से क्या दे रहे हो बेटा जी, बाहर से हम तो दे रहे हैं क्या, नाइट्रोजन, तो वहां पे क्या होगा बेटा, सिलोज के अंदर में पूरा नाइट्रोजन भर जाएगा, ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या होगा, एयर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो इन द सिलोज 10 किल, सारे पेस्ट क्या होंगे, मर जाएंगे, 10 किल ऑल पेस्ट, ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होंगे वो भी सारे मर जाएंगे थ्रू दिस मेथड। तो इस मेथड से हम लोग अपने क्रॉप्स को या फूड ग्रेन्स को बचा सकते हैं। और जब ये नाइट्रोजन वाला मेथड जब आप इस्तेमाल करते हो तो क्रॉप्स को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 2 से 4 10 साल तक आप स्टोर कर सकते हो। सो थ्रू दिस मेथड grains can be stored for long time। तो लंबे समय के लिए आप ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था, दैट इज अबाउट द स्टोरेज ऑफ फूड क्रॉप्स। बेटा अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।